एक ऐसा टावर जहां से दुनिया पर नजर रखी जाती है। रात को अगर आप इस बिल्डिंग को देखें तो इसके आसपास की तमाम बिल्डिंग्स में आपको लाइट्स नजर आएंगी, लेकिन इस बिल्डिंग में आपको एक लाइट भी नजर नहीं आएगी जलते हुए। ये बिल्डिंग इतनी मिस्टीरियस है कि अगर सेम हाइट की कोई और बिल्डिंग हो तो उसमें 50 फ्लोर होंगे, लेकिन इसमें सिर्फ 29 फ्लोर्स हैं। यानी कि अगर एक नॉर्मल बिल्डिंग के 2 फ्लोर्स हो तो वो इसके एक फ्लोर में आ जाए, यानी इसकी एक फ्लोर की हाइट इतनी ज्यादा है और इसी हाइट को स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है। इस बिल्डिंग को 1974 में एक टेलीकम्युनिकेशन हब के तौर पर बनाया गया और ऐसे डिजाइन किया गया कि इसके ऊपर न्यूक्लियर रेडिएशन का असर ना हो सके, और अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आ भी जाए तो 1500 बंदे इसके अंदर 2 वीक्स तक रह सकते हैं, क्योंकि इस बिल्डिंग में 2 वीक्स का 1500 बंदों के लिए फूड स्टोरेज भी है और साथ में ही पावर बैकअप्स भी मौजूद हैं 2 वीक्स के लिए। अच्छा, ये बिल्डिंग कोई साइड एरिया में मौजूद नहीं है बल्कि मेन न्यूयॉर्क सिटी के अंदर मौजूद है। मिस्टीरियसनेस का आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज दिन तक इस बिल्डिंग के अंदर की एक भी तस्वीर पब्लिश नहीं की गई और ना ही इसकी कोई इमेज के इसके अंदर क्या होता है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिलीज की गई है। 2013 से पहले सभी इसको एक नॉर्मल टेलीकम्युनिकेशन का ऑफिस समझते थे, लेकिन 2013 में एडवर्ड स्नोडन ने इसको एक्सपोज किया और बताया कि यह बिल्डिंग एनएसए के इस्तेमाल में है और दुनिया भर के ईमेल्स, कॉल रिकॉर्ड्स और सैटेलाइट डेटा इस बिल्डिंग में मौजूद है और इसी बिल्डिंग से पूरी दुनिया की हर एक्टिविटी पर नजर रखी जाती है। और इस बिल्डिंग को टाइटन पॉइंट कहते हैं और इसे सर्विलेंस के लिए यूज किया जाता रहा है। एडवर्ड स्नोडन पहले इसी बिल्डिंग में काम भी करते रहे थे, इसीलिए उनको सारी डिटेल्स का पता था। इस बिल्डिंग में सिग्नल एंटीनास और एनएसए का ऑफिस होना और साथ वाली बिल्डिंग में एफबीआई का ऑफिस होना इस बात की तस्दीक भी करता है। इस टाइटन पॉइंट के बारे में यह भी कहा जाता है कि दुनिया भर से जितना भी डेटा इकट्ठा किया जाता है वो इस टाइटन पॉइंट में मौजूद है और इसे यूएसए अथॉरिटीज यूज करती हैं। अच्छा, सर्विलेंस करना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि इवेंचुअली इससे लोगों को फायदा होता है, क्योंकि जो लोग गलत एक्टिविटीज कर रहे होते हैं उसको सर्विलेंस के थ्रू ट्रैक किया जा सकता है और उनको पकड़ा जा सकता है। लेकिन ये सिर्फ एक तरीका है इस डेटा को यूज करने का, इसके अलावा भी इसको यूज किया जा सकता है। अगर किसी भी कंपनी या किसी इंडिविजुअल के ईमेल्स और उसका पर्सनल डेटा आपके पास मौजूद है तो आप उसको ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। लेकिन आम लोगों की प्राइवेसी के बारे में सोचने के बजाय दुनिया भर की जितनी भी पावर्स हैं वो इस टाइम पे डेटा इकट्ठा करने की रेस में लगी हुई है, क्योंकि 2025 के बाद नॉर्मल जैसे वॉर्स होती हैं वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आपके पास डेटा मौजूद है तो आप बगैर वॉर किए ही दूसरे मुल्क को खत्म कर सकते हैं। आपने पिछले दिनों एक रजीम चेंज का लफ्ज सुना होगा। बेसिकली ये रजीम चेंज भी डेटा को यूज करके ही की जाती है और इसी डेटा को यूज करके लोगों को मैनिपुलेट भी किया जाता है ताकि वो अपने ही स्टेट के खिलाफ हो जाएं। सिर्फ यही नहीं, बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज हैं वो भी लोगों के डेटा को परचेज करती हैं और फिर उनको एनालाइज करती हैं ताकि वो लोगों की पसंद की चीज को बना सकें और उन पर सेल कर सकें। यानी कि सिर्फ वॉर नहीं, इकोनॉमिकल भी डेटा को यूज किया जा सकता है अपने फायदे के लिए। अच्छा, इन सारी चीजों को बताने का मकसद ये था कि लोग अपनी हर चीज को सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे होते हैं और मोबाइल में अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को सेव करके समझते हैं कि वो बिल्कुल सेफ है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके मोबाइल डिवाइस में या इंटरनेट जिस भी डिवाइस के साथ कनेक्ट होता है उसमें कोई चीज भी सेफ नहीं है। और दूसरा, आजकल एआई वीडियोस बनाने के चक्कर में हम खुद ही एआई एप्स को अपनी गैलरी की फुल एक्सेस दे देते हैं और बाद में आपका सारा पर्सनल डेटा किसी भी तरीके से यूज किया जा सकता है क्योंकि आपने उन एआई एप्स को फुल एक्सेस दी होती है। अच्छा, हकीकत तो यह है कि इस चीज से बचा भी नहीं जा सकता, क्योंकि मोबाइल डिवाइस हो या इंटरनेट का जो यूज है वो अब हमारी डेली लाइफ की रूटीन बन चुका है। लेकिन फिर भी हम एहतियात कर सकते हैं अपनी पर्सनल चीजों को सोशल मीडिया पर शेयर ना करके और मोबाइल फोन्स में भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को सेव ना करके। अच्छा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि वो अपने पर्सनल डेटा की हिफाजत कर सकें।